ये लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का चैप्टर 903 है, जिसका टाइटल स्कॉलर टाइप बिशप है। इस चैप्टर की शुरुआत आर्टिजान सीएल्फ के घर से होती है। अपना एल्जर विल्सन सीएल्फ के घर जाता है और वो देखता है कि सीएल्फ का घर बाकी कुंवारों की तरह गंदा और बिखरा हुआ नहीं था। चीजें सलीके से रखी हुई थीं और किसी भी सतह पर धूल नहीं थी। आखिरकार एक आर्टिजान होने के नाते उसके पास पैसों की कमी नहीं थी। उसके कई काम ऐसे थे जिनमें राज छुपाना जरूरी था, इसलिए उसके लिए बहुत सारे पक्के नौकर रखना सही नहीं था। इसलिए उसके पास घंटे के हिसाब से काम करने वाले हेल्पर्स को रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। पूरे इलाके पर नजर डालते हुए एल्जर को पिछली बार के मुकाबले कुछ भी अलग नहीं लगा। घर का सामान बेहद साधारण था, बिना किसी महंगी सजावट, ऑयल पेंटिंग्स या मूर्तियों के। ये किसी आम इंसान के घर जैसा लग रहा था। बेशक एल्जर अच्छी तरह जानता था कि सिएल्फ पक्के तौर पर एक टाइकून कहलाने का हकदार था। बस उसे अपनी इज्जतदार इमेज बनाने की परवाह नहीं थी। वो एक लिमिटेड एडिशन वाइन की बोतल के लिए सैकड़ों पाउंड खर्च करने या अपनी मिस्ट्रेस को घर गिफ्ट करने को तैयार रहता था। लेकिन महंगे कालीन, चीनी मिट्टी के बर्तन, सोने की परत वाले कटलरी या मशहूर आर्टिस्ट की पेंटिंग्स पर वो एक फूटी कौड़ी भी बर्बाद नहीं करता था। एक कप सोनिया ब्लड वाइन। एल्जर के चेहरे के हाव भाव नहीं बदले, लेकिन उसकी बातों और बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि वो यहाँ सिर्फ मुफ्त की वाइन पीने आया है। सील्फ ने कंधे उचकाए और कहा, तुम्हें खुद को लकी समझना चाहिए। मुझे लांती प्रूफ रखने की आदत नहीं है। वो लिविंग रूम में बने छोटे से बार काउंटर की तरफ गया और शानदार सोनिया ब्लड वाइन की एक बोतल निकाली। फिर उसने 2 कप पलटे और उनमें वाइन डाली। बैठने के लिए सोफा ढूंढते हुए एल्जर ने मौका पाकर अपना हाथ उठाया और अपनी गर्दन सहलाने लगा, जैसे कि वो गर्दन के दर्द से राहत पा रहा हो। इस हरकत की आड़ में उसने स्वाभाविक रूप से अपने आसपास एक नजर डाली और तेजी से उन सभी जगहों का मुआयन कर लिया जो वो पहले नहीं देख पाया था। चूंकि सीएल्फ ने अपने घर को सजाने की ज्यादा परवाह नहीं की थी, एल्जर ने जल्दी ही अपना काम पूरा कर लिया। उसकी नजर एक पल के लिए दूर रखे एक अलमारी के कांच पर जाकर टिक गई। कांच के उस पार उसने कुछ सूखी घास और फूल देखे। वहां रेड रिम्ड फ्लावर्स, ब्लड मून फ्लावर्स और मंकी फेस्ड ट्री लीव्स थे। इन सब की एक कॉमन बात यह थी कि ये सदर्न कॉन्टिनेंट में आम थे, लेकिन नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में ये शायद ही कभी देखे जाते थे। एल्जर ने अपनी नजर हटा ली और चुपचाप सीएल्फ को वाइन की बोतल और गिलास लाते हुए देखता रहा। गिलास लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए उसने समुद्र में हाल ही में हुए बदलावों के बारे में इधर उधर की बातें चैटिंग शुरू कर दी, जब तक कि वो आधी भरी हुई सोनिया ब्लड वाइन की छोटी बोतल खत्म नहीं हो गई। ये देखकर एल्जर मुस्कुराया और विदा लेकर वहां से चला गया। उसके जाने के 5 मिनट बाद सीएल्फ, जो चुपचाप बैठकर अपने हल्के नशे का मजा ले रहा था, अचानक खड़ा हो गया। वो सीढ़ियों की तरफ गया और एक लकड़ी का दरवाजा खोला जो तहखाने की ओर जाता था। क्या उसे कोई शक हुआ? नहीं। खैर, ये जगह अब तुम्हारे रहने के लायक नहीं रही। तुम्हें जल्द से जल्द यहां से हटना होगा। मेरे कुछ कमीशंस अभी भी बाकी हैं जो मैंने पूरे नहीं किए हैं। तुम्हें जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम उनसे दोबारा कांटेक्ट नहीं करोगे। तुम्हें एक नई जिंदगी मिलने वाली है। ठीक है। 2 बिल्डिंग दूर एल्जर किसी के बगीचे में एक लंबी बेंच पर बैठा था। उसने अपना दाहिना हाथ कान पर लगा रखा था और हवा के साथ आ रही उस बातचीत को सुन रहा था। वेस्ट बलम, बहरेंस हार्बर, एक साधारण से दिखने वाले घर के बाहर। क्या सच में चर्च ऑफ नॉलेज के साथ तुम्हारे खराब रिश्तों की वजह से तुम मुझे उकसा रहे हो कि मैं यहां आऊं और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन चाम मांगू? डैनिट्स ने अपने माथे से पसीना पोंछा और एंडरसन की तरफ देखा। वो काफी घबराया हुआ महसूस कर रहा था। एंडरसन ने बेफिक्र अंदाज में खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें इसे खराब नहीं कहना चाहिए। तो फिर दुश्मन? डैनिट्स ने उसकी बात काटते हुए बीच में ही बोल दिया। एंडरसन ने उसे एक नजर देखा और कहा, तुम्हारे बॉक्सिंग ग्लव के नेगेटिव इफेक्ट्स शायद उतने आसानी से झेलने लायक न हो जितना तुम सोच रहे हो। वो रुका और हंसते हुए बोला, ज्यादा सही तरीका यह होगा, चाहे मैं हूं या चर्च ऑफ नॉलेज के लोग, हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करता। डैनिट्स ने एक हाथ से अपना बॉक्सिंग ग्लव भींचा और उलझन में कहा, लेकिन मैं वो चाम मांगू कैसे? क्या मैं बस सीधा किसी ऑर्थोडॉक्स गॉड के पादरी के पास जाऊं और मिस्टिसिज्म के बारे में बात करूं? वो मुझे जेल में डाल देंगे। डैनिट्स इस वक्त थोड़ा उतावला हो रहा था, लेकिन वो बेवकूफ बिल्कुल नहीं था। एंडरसन ने हाथ खड़े कर दिए। सिंपल है, बस सीधे मेरा नाम ले लेना। फिर बताना कि तुम वेस्ट बलम किसी बहुत जरूरी काम से आए हो और तुम्हारे पास डूतनीज सीखने का टाइम नहीं है, और ना ही तुम किसी लोकल ट्रांसलेटर को रखने की हिम्मत कर सकते हो। इसलिए तुम सिर्फ उनकी मदद मांग सकते हो,
इस उम्मीद में कि तुम्हें कुछ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन चार्म्स मिल जाएं। इस दौरान तुम्हें यह दिखाना होगा कि तुम्हें नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की कई भाषाओं की जानकारी है, ताकि पुजारियों को लगे कि तुम डटनीज सीखने के काबिल तो हो, बस तुम्हारे पास वक्त की कमी है। फिर वे तुम्हारा टेस्ट लेंगे। जब ऐसा हो तो तुम्हें बस अच्छा स्कोर लाना है और तुम्हें वो चार्म्स मिल जाएंगे। टेस्ट। ये जाना पहचाना शब्द सुनकर डैनिट्स की कनपटी फड़कने लगी और उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। तुम खुद इसलिए नहीं जा रहे हो क्योंकि तुम्हें टेस्ट से डर लगता है ना? उसका असली मकसद बस अपनी बेचैनी छुपाने के लिए कुछ भी बोलना था, लेकिन उसने देखा कि एंडरसन के चेहरे के हाव भाव जम गए। ऐसा लग रहा है कि कोई चीज तो है जिससे तुम भी डरते हो। डैनिट्स मन ही मन हंसा और अचानक उसमें कॉन्फिडेंस आ गया। वो लंबे डग भरते हुए उस साधारण घर के अंदर गया और पाया कि अंदर का नजारा किसी क्लासरूम जैसा ज्यादा था, ना कि बलम में चर्च ऑफ नॉलेज की प्रार्थना वाली जगह जैसा। फिर उसने एक बूढ़े बुजुर्ग को देखा। हालांकि इस आदमी ने चर्च ऑफ नॉलेज के पादरी वाले कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन उसके अनोखे विद्वान वाले अंदाज ने डैनिट्स को यकीन दिला दिया कि वो कम से कम एक बिशप तो है ही। उसे अपने कैप्टन से भी ऐसी ही वाइब्स मिलती थीं। हेलो। बिना अपना चेहरा हुड से ढके डैनिट्स एक आम आदमी के कपड़ों में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। बुजुर्ग ने उसे पास आते हुए चुपचाप देखा और फिर धीरे से कहा, डैनिट्स। डैनिट्स रुक गया और वहीं जम गया। उसके दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई। ये मुझे जानता है? इसे कैसे पता चला? क्या मेरा इनाम सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं है? बुजुर्ग ने उसे देखा और पूछा, तुम यहां लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन चार्म्स के लिए आए हो? हाँ। डैनिड्स ने खाली नजरों से सिर हिलाया। उसे अचानक ऐसा लगा जैसे उस बुजुर्ग के सामने उसका कोई राज नहीं है। उस विद्वान बुजुर्ग ने धीरे से सिर हिलाया। क्या तुम उन जगहों पर जाने का प्लान बना रहे हो जहां कटामिया और मैसांचेस का राज है? हाँ। डैनिड्स के चेहरे पर अभी भी वही खालीपन था। बुजुर्ग ने अपनी जेब से पीतल के 4 चार्म्स निकाले। ये 2 महीने तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इतने काफी होने चाहिए। डैनिड्स ने उन्हें बिल्कुल सन्न रहकर लिया और कुछ सेकंड बाद बोला, बस इतना ही? ये इतना आसान है? क्या यहां कोई टेस्ट नहीं होने वाला था? तुम्हें नहीं चाहिए? उस विद्वान बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। डैनिड्स ने अचानक सिर हिलाया और इससे पहले कि उसका दिमाग काम करता, वो पूछ बैठा, आप मुझे कैसे जानते हैं? आपको कैसे पता चला कि मुझे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन चार्म्स चाहिए? बुजुर्ग की आंखों में थोड़ी दया दिखाई दी और उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारी कैप्टन ने मुझसे कांटेक्ट किया था। उन्होंने बताया कि जब तुम जहाज छोड़कर सीधे हार्बर की तरफ भागे तो उन्होंने तुम्हें कितना भी आवाज दी, तुम रुके नहीं। उन्होंने असल में तुम्हारे लिए कुछ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन चार्म्स तैयार रखे थे। बोलते हुए उस आदमी ने सिर हिलाया। उसकी नजरों में कुछ मिले जुले भाव थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ऐसे छात्र को देख रहा हो जो क्लास में अक्सर लापरवाह रहता है। मुझे बहुत पहले समझ जाना चाहिए था। कैप्टन कितनी बारीकी से काम करती हैं। ये नामुमकिन है कि वे भाषा की समस्या के बारे में न सोचें। डैनिड्स ने खुद को थप्पड़ मारने की इच्छा को किसी तरह रोका। जब बुजुर्ग ने डैनिड्स के चेहरे के हाव भाव बदलते देखे तो उन्होंने सिर हिलाया और पूछा, यहां मदद मांगने का आइडिया शायद तुम्हारा खुद का नहीं था, सही है ना? मैं तुम्हें ढूंढने के लिए डिविनेशन इस्तेमाल करने ही वाला था। अरे हाँ, ये सुझाव एंडरसन हुड ने दिया था। डैनिड्स ने तुरंत जवाब दिया। बुजुर्ग एक पल के लिए चौंक गए और फिर उनका चेहरा पीला पड़ गया। उस समय एंडरसन बाहर छांव में बैठा था। उसने पेड़ की एक टहनी तोड़ी थी और घास के बीच खाली जमीन पर लापरवाही से कुछ बना रहा था और मजे से डैनिड्स के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। उसे कोई शक नहीं था कि ये नाकाबिल हंटर वो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन चार्म्स हासिल कर लेगा, क्योंकि जैसे ही डैनिड्स वाइस एडमिरल आइसबर्ग एडवीना का नाम लेगा, सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि उसे कितने राउंड के टेस्ट देने पड़ेंगे। जैसे ही उसने किंग ऑफ द नॉर्थ यूलिसन का सिर बनाना खत्म किया, उसे अंदर से आती हुई एक जानी पहचानी चाल सुनाई दी। एंडरसन का टहनी वाला हाथ एक पल के लिए रुका। उसने ऊपर देखा और दरवाजे की तरफ मुड़ा। उसने देखा कि डैनिड्स हाथ में कागजों का एक ढेर लिए मिले जुले इमोशंस के साथ चला आ रहा है। तुम टेस्ट में फेल हो गए? एंडरसन ने एक सच्ची मुस्कान दी। उसे चांस न मिल पाने की रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। डैनिड्स ने खाली नजरों से सिर हिलाया। वहां कोई टेस्ट नहीं था। एंडरसन पहले तो चौंक गया, फिर उसे तुरंत समझ आया और उसने पूछा, तुम्हारी कैप्टन की मदद? डैनिड्स ने रूखेपन से हामी भरी और कागजों का ढेर एंडरसन को थमाते हुए कहा, ये वो है जो बिशप चाहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊं।
एक असली हंटर सिर्फ अपनी अंतरात्मा पर भरोसा नहीं करता या सिर्फ शिकार की जानकारी पर फोकस नहीं करता। उन्हें शिकार की मानसिकता को समझना और हर तरह की एक्स्ट्रा जानकारी का इस्तेमाल करना भी सीखना चाहिए। ये वो जानकारी है जो वो तुम्हें देना चाहते हैं। एंडरसन हंसा और बोला, शुक्र है, ये ज्यादा नहीं है। डेनिट्स के होठ फड़फड़ाए और उसने आखिरकार अपनी हंसी रोक ली। उसने गंभीरता से कहा, ये सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट्स है। उस बिशप ने कहा है कि तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि इसमें बताई गई सारी किताबें तुम 2 साल के अंदर पढ़ लो। एंडरसन की मुस्कान आखिरकार जम गई। देसी बे, एस्कल्सन हार्बर। क्लाइन किसी भी सामान्य सदर्न कॉन्टिनेंट टूरिस्ट की तरह था। उसने ईस्ट बालम के टिकट खरीदे और एक जहाज पर चढ़ गया जिसमें कई तोपें लगी थी। एक गूंज के साथ जहाज ने हार्बर छोड़ा और तेजी से बर्जर्क सी में दाखिल हो गया। रास्ते में क्लाइन ने देखा कि लोएन किंगडम का देसी फ्लीट सुरक्षित समुद्री रास्ते पर गश्त लगा रहा है, जैसे कि वे किसी चीज से रक्षा कर रहे हों। ऐसा लग रहा है कि बर्जर्क सी में हुई गड़बड़ी ने लोएन मिलिट्री का ध्यान खींच लिया है। इस तरह न्यूमिनस एपिस्कोपेट के पास शायद इन पानियों में बिना किसी मुसीबत के जांच करने का कोई रास्ता नहीं होगा। बेशक एक बेड़ा फ्लीट समुद्री रास्ते के पूरे हिस्से की निगरानी नहीं कर सकता। क्लाइन अपने कैबिन के अंदर खड़ा बाहर का नजारा देख रहा था और समझदारी व दुख के साथ सोच रहा था। इसी पल उसे ढेर सारी धुंधली प्रार्थनाएं, इल्यूजरी प्लीज सुनाई दी। वो जल्दी से इसे चेक करने के लिए ग्रे फॉग के ऊपर गया। ये प्रार्थना द हैंग्ड मैन एल्जर की तरफ से थी। उसने मिस्टर फूल से गुजारिश की कि वे द हर्मिट को सूचित करें कि आर्टिजन पर किसी कल्ट या सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंट्रोल किए जाने का शक है और वो एल्जर हर्मिट से कुछ मदद चाहता है। चैप्टर 903 यहाँ खत्म होता है और चैप्टर 904 यहाँ से शुरू होगा। चैप्टर 904 का टाइटल है एनालिसिस। इस चैप्टर की शुरुआत क्लाइन से होती है, जो कि एल्जर विल्सन ने जो रिक्वेस्ट के बारे में सोच रहा था। आर्टिजन शायद किसी कल्ट या सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में है। फिर भी वो द हर्मिट की मदद मांग रहा है। उसे तो सीधा द वर्ल्ड से मदद मांगनी चाहिए थी। किसे पता कि द फ्यूचर हर्मिट का जहाज इस वक्त किस समुद्र में है और उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। और तो और, द वर्ल्ड तो टेलीपोर्ट भी कर सकता है। द हैंगमैन की प्रार्थना सुनने के बाद क्लाइन ने अनजाने में ही उसकी रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया। उसे लगा कि इससे एक अच्छा मौका हाथ से निकल जाएगा और बेकार का नुकसान होगा। लेकिन फिर वो शांत हो गया। उसे यकीन था कि मिस्टर हैंगड मैन जितना बारीकी से काम करते हैं और जितने अनुभवी हैं, उनके लिए ऐसी छोटी गलती करना नामुमकिन है। अगर उन्होंने द वर्ल्ड की जगह द हर्मिट से मदद मांगी है, तो जरूर इसके पीछे कोई ठोस वजह होगी। इसका मतलब ये भी है कि मिस्टर हैंगडमैन ने ये तय कर लिया है कि मामला अभी इतना क्रिटिकल ही है कि तुरंत एक्शन लिया जाए। वो शायद अभी और सुराग ढूंढना चाहते हैं। इसके अलावा, चूंकि माम हर्मिट ने पहले ही मदद की पेशकश की थी, इसका मतलब है कि उन्हें लगता है कि अभी उनका रास्ता मिस्टर हैंगमैन के इलाके से होकर गुजरेगा। अगर सच में कुछ गड़बड़ होती है, तो वो सबसे तेज रफ्तार से वहां पहुंच सकती हैं। या क्या उनके पास भी टेलीपोर्ट जैसी कोई शक्ति है? लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। क्लेन ने अपनी पुरानी टेबल के किनारे पर उंगली थपथपाई और फैसला किया कि उसे मिस्टर हैंगडमैन के अनुभव पर भरोसा करना चाहिए। जैसे ही उसके विचार बदले, क्लेन ने द हैंगमैन की प्रार्थना वाले सीन को द हर्मिट वाले लाल सितारे में डाल दिया। अभी वो एडमिरल ऑफ स्टार्स हेर्मिट के जवाब का इंतजार ही कर रहा था कि अचानक द सन का सितारा सुकड़ने और फैलने लगा और उसमें से ढेर सारी प्रार्थनाएं आने लगीं। क्या सिटी ऑफ सिल्वर की उस मकबरे की खोज के कुछ शुरुआती नतीजे आ गए हैं? क्लेन ने अंदाजा लगाया और अपनी स्पिरिचुअलिटी को उस तरफ भेजा। बिल्कुल उसकी उम्मीद के मुताबिक, लिटिल सन ने वो सब बताना शुरू किया जो फॉर्मर चीफ का मकबरा खुलने के बाद हुआ था। इसमें मरे हुए रिश्तेदारों की आत्माओं से मिलना, उस नदी को पार करना जिसमें ढेरों अजीब जीव छिप। उसने ये भी बताया कि कैसे शेफर्ड लोविया की परछाई अलग होकर फॉर्मर चीफ के शरीर से निकलने वाली उन धुंधली ट्यूब्स पर झपटने की कोशिश कर रही थी। हालांकि कॉलिन इलियार्ड ने फेथ साइफोन चैन का इस्तेमाल करके उसे रोक दिया। उन्होंने एक पल के लिए अपनी और फॉर्मर चीफ की किस्मत बदल दी थी, जिससे नतीजे बदल गए। पतली काली धुंधली ट्यूब्स, हल्के पीले तेल से सने हुए सफेद पंख, ये सब कुछ
जाना पहचाना लग रहा है। हाँ, क्या ये वही सीन नहीं है जो मैंने आजिक्स कॉपर विसल के साथ डिविनेशन करते वक्त देखा था? और फॉर्मर चीफ ने वो मकबरा इसलिए बनवाया था ताकि वो डेथ पाथवे के सीक्वेंस 3 फेरीमैन में बदल सके। जैसे जैसे क्लाइन सुनता गया, उसका दिमाग तेजी से कड़ियां जोड़ने लगा। जल्द ही उसने एक बड़ा अंदाजा लगाया। सिटी ऑफ सिल्वर के फॉर्मर चीफ का ये म्यूटेशन पक्का न्यूमिनस एपिस्कोपेट के आर्टिफिशियल डेथ प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये निष्कर्ष सुनने में अजीब और नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि सिटी ऑफ सिल्वर पूरी तरह से दुनिया से कटी हुई फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में थी। वहां सिर्फ जायंट किंग्स कोर्ट के जरिए ही जाया जा सकता था। यहां तक कि 7 देवता भी उसे ढूंढ नहीं सकते थे। लेकिन इतनी सारी समानताएं देखकर क्लायन, जो इत्तेफाकों को लेकर बहुत संवेदनशील था, समझ गया कि ये कोई संयोग नहीं है। उसने शेपर्ड लोविया की हरकतों और बाकी संभावनाओं को जोड़कर गंभीरता से सोचना शुरू किया। अपनी डिविनेशन वाले सीन, आर्टिफिशियल डेथ के फेल हुए प्रोडक्ट को बुलाते वक्त अपने हाथों पर उगे सफेद पंखों और सिटी ऑफ सिल्वर के एल्डस के अनुभव को मिलाकर उसे शक होने लगा कि न्यूमिनस एपिस्कोपेट की कोशिशें शायद कुछ हद तक सफल हो गई हैं। कई सारे सेक्रिफिशियल रिचुअल्स और अपने ही हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स को बदलने के जरिए उन्होंने डेथ के अवशेषों पर असर डाला है। उन्होंने उस अमूर्त चीज में जान डाल दी है जो देवता की शक्ति को दर्शाती है। इसलिए ये बिना दिमाग वाली चीज, जिसे पूरी तरह आर्टिफिशियल डेथ नहीं कहा जा सकता, अब पूरे रस्म रिवाज को अपने में मिला रही है और उसी पाथवे के छोटे बियॉन्डर्स पर अपना असर डाल रही है। कुछ खास शर्तें पूरी होने पर काली धुंध की गहराइयों में छिपी वो चीज अपनी पतली काली ट्यूब्स को बढ़ाकर अपने शिकार से जुड़ सकती है और उनके शरीर को बदलने के लिए उनकी ताकत चूस सकती है। और ये तरीका शायद अंडरवर्ल्ड या डेथ के इलाके की किसी खासियत का इस्तेमाल करता है। ये उस ताकत को भी चकमा दे सकता है जिसने फॉरसेन लैंड ऑफ द गॉड्स को कैद कर रखा है। इसलिए शेपर्ड एल्डर लोविया ने जो परछाई छोड़ी थी, वो ट्रू क्रिएटर का वरदान थी। उसका मकसद उन काली ट्यूब्स का पीछा करते हुए उस भ्रष्ट डेथ के अवशेषों तक पहुंचना था। शायद इसी तरह मदर ट्री ऑफ डिजायर ने उस वक्त चेंड गॉड की जगह ली थी और उनकी शक्तियों पर कब्जा किया था। शुक्र है कि सिटी ऑफ सिल्वर का मौजूदा चीफ बहुत साफ दिमाग का है। उसे पहले से पता था कि मदद के लिए लिटिल सन के पीछे मौजूद उस गुप्त शक्ति क्लाइन से मदद मांगनी चाहिए। फेथ साइफोन चेन का इस्तेमाल करके उसने ट्रू क्रिएटर की चाल को शानदार तरीके से नाकाम कर दिया। ऐसा लगता है कि सिटी ऑफ सिल्वर के 2 ताकतवर सील्ड आर्टिफैक्ट्स चीजों को शुद्ध प्यूरिफाई करने में माहिर है। वे उस परछाई को रोकने में कामयाब रहे। द फूल के रूप में मैंने लगता है एक बार फिर ट्रू क्रिएटर से पंगा ले लिया है। वैसे इसका इल्जाम अमोन पर जाएगा, क्योंकि वो वर्म ऑफ टाइम उसी ने दिया था। लिटिलसन की बातों और अपने अंदाजे से क्लेन ने मोटा मोटी ये समझ लिया कि सिटी ऑफ सिल्वर के उस मिशन के दौरान पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा था। इस दौरान उसे शेफर्ड एल्डर लोविया की दिमागी हालत की भी पहली झलक मिली। लोविया के लिए वो काली ट्यूब्स जो बाहर की दुनिया तक जाती थीं, निसंदेह सिटी ऑफ सिल्वर को फॉरसेकन लैंड ऑफ द गोड्स से आजाद कराने की चाबी थीं। इसलिए उसे अपने काम पर पूरा भरोसा था और कोई पछतावा नहीं था। उसे यही लगेगा कि चीफ ने उस उम्मीद को तोड़ दिया। किसी का बुरे काम करना उतना डरावना नहीं होता। सबसे डरावना तब होता है जब लोग शहीद होने वाली मानसिकता, मार्टरिश मेंटालिटी के साथ बुरा काम करते हैं और उन्हें लगता है कि वे सही कर रहे हैं। क्लेन ने मन ही मन आह भरी। जहां तक बात है कि लिटिल सन को मकबरे के अंदर की बातें इतनी साफ साफ कैसे पता चली, तो जाहिर है कि चीफ कॉलिन इलियार्ड ने उसे बातों बातों में बता दिया होगा। इस पॉइंट पर डेरिक बता चुका था कि तीनों एल्डर्स ने वहां से एक खास सील्ड आर्टिफैक्ट हासिल किया है। ये फॉर्मर चीफ की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक थी, जो उनकी हड्डियों के साथ जुड़ गई थी। फॉर्मर चीफ असल में जाइंट पाथवे से थे, सीक्वेंस 9, वॉरियर से सीक्वेंस 4, डीमन हंटर तक। और उन्होंने जो फेरीमैन पोशन पिया था, वो डेथ पाथवे का सीक्वेंस 3 था। इन दो अलग अलग ताकतों का मिलन
एक अकेले रास्ते से ज्यादा अजीब और अलग होगा। ऊपर से आर्टिफिशियल डेथ का असर। वो फाइनल सील्ड आर्टिफैक्ट बहुत ताकतवर होगा। और हाँ, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी उतने ही खतरनाक होंगे। हाँ, जब उस काली नदी का जिक्र हुआ था तो वहां के अजीब जीव शायद अंडरवर्ल्ड के थे। ये वैसा ही है जैसा मैंने बेरसर्क सी में देखा था, और इसका असर वैसा ही है जैसा मिस शेरॉन के जादुई आइटम से होता है। जब क्लाइन ये सोच रहा था, तभी लिटिल सन ने अपनी बात खत्म करते हुए शेप शिफ्टर नाम के एक मॉन्स्टर का जिक्र किया। डेरिक की बात सुनने के बाद क्लाइन को लगा कि ये शेप शिफ्टर बहुत हद तक बिजारो बेंस हो सकता है। उसने जल्दी से कबाड़ के ढेर से एक सोने का सिक्का बुलाया और अपने अंदाजे को पक्का करने के लिए डिविनेशन की। लिटिल सन की मौजूदा ताकत के साथ उसके लिए उस शहर में जाकर उसका शिकार करना नामुमकिन है। मैं सिर्फ इंतजार कर सकता हूं कि कब चीफ दोबारा द फूल से प्रार्थना करे या लिटिल सन के जरिए मदद मांगे। वैसे भी कोई जल्दी नहीं है। मुझे अभी तक स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर भी तो नहीं मिला है। क्लाइन ने न दिखाई देने वाले अंदाज में सिर हिलाया। मिस्टर फूल से ये जानकारी मिस्टर वर्ल्ड तक पहुंचाने की रिक्वेस्ट करने के बाद डेरिक ने कहा कि उसके पास अब काफी पॉइंट्स हैं और वो जल्द ही सीक्वेंस 5 वैम्पायर की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक ले सकता है। इसलिए उसने मिस्टर मून से तैयार रहने को कहा। द फ्यूचर जहाज पर, जो धीरे धीरे रॉरस्टेड आर्किपेलेगो के पानी में चल रहा था, एडमिरल ऑफ स्टार्स कैटलेया ने मिस्टर फूल का शुक्रिया अदा किया और अपनी नाक पर चश्मा ठीक किया। कैप्टन के कैबिन की खिड़की खोलकर उसने सबको चिल्लाकर आदेश दिया, जहाज को बयाम की तरफ मोड़ो। आदेश देने के बाद इस पायरेट एडमिरल के होठों पर मुस्कान आ गई। आखिरकार उसे एक आर्टिजान के साथ लंबे समय तक काम करने का मौका मिल रहा था। लेकिन तभी उसे अचानक एक समस्या का ख्याल आया। अगर उसे आर्टिजान की मदद आसानी से मिल गई, तो क्या फ्रैंक ली, जो अभी तक सीक्वेंस 5 का फार्मूला नहीं ढूंढ पाया है, उस आर्टिजान से अपनी ड्रूड की विशेषताओं को किसी आइटम में बदलने को कहेगा, ताकि वो अपने रुके हुए एक्सपेरिमेंट्स को तेज कर सके? ये अच्छी बात नहीं होगी। कैटलेया ने अनजाने में अपना हाथ उठाया और अपना माथा पकड़ लिया। एक लाइनर यात्री जहाज पर क्लाइन, जिसने अपने सारे काम निपटा लिए थे, अपनी यात्रा का आनंद लेने पर ध्यान दे रहा था। बरसर्क सी के मौसम में आए अजीब बदलाव की वजह से जिस जहाज पर वो था, उसने एक लंबा और घुमावदार रास्ता चुना था, जो ज्यादा सुरक्षित था। इसके अलावा उसे रात के लिए हेलमन नाम के एक हार्बर पर रुकना था। क्लाइन जहाज से नीचे नहीं उतरा और ऊपरी लेवल के रेस्तरां में खिड़की के किनारे वाली टेबल पर बैठकर डिनर करने लगा। खाने का इंतजार करते हुए उसने लापरवाही से खिड़की के बाहर देखा और वहां के रात के नज़ारे का मजा लेने लगा। अचानक उसे एक सस्पिशियस आदमी अपना सामान लिए जहाज पर चढ़ने की तैयारी करता दिखा। वो आदमी सिर्फ इसलिए संदिग्ध नहीं लग रहा था क्योंकि उसने काला ओवरकोट और लंबी टॉप हैट पहनी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपने चेहरे पर एक मफलर लपेटा हुआ था, जिससे उसके नैन नक्श पूरी तरह छिप गए थे। बस उसकी दो आंखें दिख रही थी, और वे आंखें जमीन पर गड़ी हुई थी, ताकि कोई भी उसका असली चेहरा ना पहचान सके। चैप्टर 904 यही खत्म होता है। आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।